सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे लेसन नंबर 3 इन साइंस 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेसन नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं सभी तरह के जो केमिकल्स है और केमिकल्स रिएक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, इसका जो बेसिक पार्ट है वो हमने 9th में पढ़ा हुआ है और हमने देखा है 9th स्टैंडर्ड में वी हैव सीन इन द प्रीवियस ग्रेड दैट हाउ कंपाउंड फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जो होते हैं दोस्तों, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स के बारे में हमने इसके पहले वाले सेकंड लेसन में पढ़ा है। एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो कंबाइन होते हैं, ओके, मींस एलिमेंट का जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ओके, तो किस तरह से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जब भी एलिमेंट मिलते हैं तो या तो वो मिक्सचर्स बनाते हैं या फिर वो कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। Okay, when two or more element mix together, they form mixtures और compound। अब मिक्सचर में क्या फर्क है और कंपाउंड में क्या फर्क है ये भी आपको पता ही है बहुत अच्छे से। कंपाउंड मींस कोई नया सब्सटेंस तैयार होना और मिक्सचर मींस कोई नई चीज नहीं बनना, बस उसको मिक्स करना होता है और उस मिक्सचर से हम जो एलिमेंट की जो पुरानी स्टेट है उसे हम वापस ला सकते हैं। पर कंपाउंड एक बार बन गया तो एलिमेंट को वापस उसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता। When atoms of different element combine each other, they form molecules of compound। तो जब एटम्स जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, देखिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, ओके। तो जो एलिमेंट होते हैं अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम जब आपस में ये क्या होते हैं भाई, कंबाइंड होते हैं। जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट जो एटम है, इस जब ये दोनों एटम जो होंगे जब आपस में ऐसे मिलेंगे, कंबाइन होंगे, ओके, तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर फॉर्म बाय केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट। और ये जो मॉलिक्यूल्स होता है कंपाउंड का, मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे किसके कारण, इन एलिमेंट के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, केमिकल अट्रैक्शन होगा। और जब दो एलिमेंट के बीच में केमिकल अट्रैक्शन होता है तो वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने से उनका फिर केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ओके। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए भाई हमने वाटर का एग्जांपल लिया, ओके। तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन, ओके, और ऑक्सीजन, जिसे हम बोलते हैं H2O। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ओके, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स, ये मिलकर होता है H2O फॉर्म होता है। तो यहां पर क्या हुआ, दो अलग अलग एलिमेंट है, एक आया ऑक्सीजन, एक आया हाइड्रोजन, और ये दोनों मिल गए, और ये दोनों मिलने के बाद एक नया कंपाउंड, एक नया सब्सटेंस, एक नया पदार्थ तैयार हुआ। देखिए हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इनसे मिलकर लिक्विड बन जाता है जो है वाटर, एक नया तरह का सब्सटेंस है। एटम्स ऑफ सब एलिमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पर। तो यहां पर जो हमने देखा अभी, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको कि भाई क्या है मॉलिक्यूल्स, ओके, और क्या है एटम्स। अब यहां पर पहला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। देखिए, व्हाट आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो जो कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है, इनके मॉलिक्यूल्स के टाइप कैसे होते हैं, क्या होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के टाइप, जैसे चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, ओके। इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एटम ऑफ सम एलिमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटम जो होते हैं, ओके, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, ओके। जैसे कि मान लीजिए हीलियम, एक हीलियम और नियॉन की बात करें, ओके, तो इनके जो एटम्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली हमें मिलते हैं, ये अकेले ही होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है मोनो एटॉमिक।
इन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब और आगे अगर बात करें, देखिए यहां पर एक नाम याद रखिए, मोनो एटॉमिक, ऐसे एलिमेंट जिसके एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे मान लो कि कोई, जैसे ये देखिए ये हीलियम है, अकेला है। जैसे अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं, जैसे O2, H2, या नाइट्रोजन की बात करूं तो N2। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ है कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, एक ही प्रकार के एलिमेंट दो बार मिले तो क्या बना, यहां पर बन गया ऑक्सीजन, जो आया O2। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर बन जाता है H2, मतलब हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद यहां पे मोनोनाइट्रोजन, ओके, और मोनोनाइट्रोजन मिलके बन जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके ओके, यहां पर नाइट्रोजन बनता है, यहां पे हाइड्रोजन बनता है और यहां पर ऑक्सीजन बनता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि सेम तरह के दो एलिमेंट आपस में आकर मिल गए, तो इसे कहते हैं डाई एटॉमिक, इसे कहा जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए हीलियम के साथ कुछ भी नंबर्स नहीं है, हीलियम है, नियॉन है, ये मोनो एटॉमिक है, ये इंडिपेंडेंटली होते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन के साथ O2, मतलब यहां पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ऐसा शो हो रहा है। हाइड्रोजन मतलब यहां पर H2, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे एलिमेंट को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए सम या फिर sometimes two or more atoms of an element combine to form molecules of that element, example मीथेन। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH4 मीथेन का। कई बार ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे यहां पर देखिए मीथेन की बात करें तो H और ये यहाँ पर C, ऐसा होता है मीथेन का स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और कार्बन के 4 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे देखिए दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं। ओके, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिलकर नया सब्सटेंस बनाया है, जो यहाँ पर बना है मीथेन। ओके, यहाँ पर ये मीथेन बना है। तो ये जो मीथेन है ये क्या है, ये है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, तो देखिए हमने पढ़ा मोनो, डाई और पॉली। अब यहां पर एक और बात करते हैं, आपने ओजोन के बारे में सुना होगा, जिसको कहा जाता है O3। ऑक्सीजन के अगर 3 मॉलिक्यूल्स आए तो ओजोन बनता है। ओके, तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और ये सारी बातें जो हमने अभी बताई है, ये सारी चीजें आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल किसके, चाहे एलिमेंट के हो या कंपाउंड के हो, वो 4 टाइप के, एक मोनो एटॉमिक जो सिंगल होता है, एक डायो एटॉमिक, ओके, जो डबल होता है, जिसमें 3 होंगे वो ट्राई एटॉमिक, या दो से ज्यादा होंगे तो उसे पॉली एटॉमिक कहा जाता है, जो एग्जांपल है मीथेन का। ओके, आई होप दैट आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ओके, उसके बाद व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले इसे मैं रफ कर लूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो भाई किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, और इसके बारे में आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा है भाई। इसके पिछले वाले वीडियोस जो थे उसमें वैलेंसी के बारे में बताया था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी मीन्स क्या, द कैपेसिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट जो शेयर किए जाते हैं, एलिमेंट लिए या दिए जाते हैं, ऐसे एलिमेंट की वो कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन को गेन और शेयर करती है, लेती या देती है, ओके, एक्सेप्ट करती है या देती है, उस कैपेसिटी को या फिर उस इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहां पर ये एटम है, एटम के आउटर मोस्ट शेल पे मान लीजिए यहां पर 3, ओके, हियर आर 3 इलेक्ट्रॉन, देन द वैलेंसी ऑफ दिस एटम इज 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। अब मान लीजिए कि एक एटम है जिसके लास्ट शेल पे यहां पर कितने भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी। अब देखिए इसके पास 5 है, इसको जरूरत कितने की है, इसको 3 की जरूरत है,
तो ये 5 देगा नहीं, 3 किसी और से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। तो दी जाने वाली या लिए जाने वाले जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाते हैं। नंबर 3, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड हाउ आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिटन। तो देखिए जो भी हम कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला लिखते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसके बारे में आपने 9th में पढ़ा है। देखिए मैं फिर से यहाँ पर बताता हूँ, ओके रिकॉल करते हैं। देखिए एक तरफ लेफ्ट साइड, ओके ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं बेसिक रेडिकल, राइट साइड में रखे जाते हैं एसिडिक रेडिकल। ओके, बी फॉर बेसिक रेडिकल, ए फॉर एसिडिक रेडिकल, यहाँ पर मैंने लिया है। अब मान लीजिए एक यहाँ पर हम एक कंपाउंड लेते हैं जो है Na2SO4, जिसे कहा जाता है सोडियम सल्फेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सोडियम सल्फेट। ओके, अभी हमने सोडियम सल्फेट ले लिया। तो सोडियम सल्फेट में बेसिक क्या है? तो सोडियम ये बेस है, तो यहां पर ले लिया हमने Na। ओके, और उसके बाद SO4 यहां पर ले लिया भाई SO4। ओके, तो SO4 क्या है? SO4 ये एसिड है। ओके, तो बेसिक रेडिकल हमने लेफ्ट में लिख लिया, एसिडिक रेडिकल हमने राइट में लिख लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे इसकी वैलेंसी। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम की वैलेंसी क्या है। तो सोडियम की वैलेंसी है 1, और जो यहां पर SO4 है, ओके सल्फर जो है सल्फेट है, इसकी वैलेंसी क्या है? तो सल्फेट की यहाँ पे वैलेंसी होती है भाई 2। ओके, अब क्या करना है, अब इसका केमिकल, इसका ये जो है ये कैसे बनेगा, ये नाम कैसे बना? तो देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए Na के साथ रख दीजिए 2 और SO और 4 के साथ यहाँ पे 4, क्योंकि 1 तो है, यहाँ पर कोई नंबर होता तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता। ओके, पर यहाँ पर कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 1 ही है, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, ओके ये केमिकल रिएक्शन को लिखने की ये एक मेथड है, हाउ और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड रिटर्न। तो इस तरह से कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखे जाते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा। आई होप दैट ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। तीनों क्वेश्चंस के आंसर तो हो गए। इन अर्लियर स्टैंडर्ड वी हैव सीन हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। केमिकल कॉम्बिनेशन मिलकर कैसे कंपाउंड बनते हैं वो हमने देखा है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, जैसे वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर भाई वाटर बनता है, ये हो गया एक नया कंपाउंड। वी हैव आल्सो लर्न दैट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज टू एटम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट। तो देखिए क्या होता है कि जब भी दो एटम्स होते हैं, दो एटम्स के आसपास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो इस एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली जो फोर्स होती है उसे ड्राइविंग फोर्स कैसा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये दो एटम है, ओके इसके यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, तो यहां से उधर जाने वाली जो ये प्रोसेस होती है इसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। द एटम अटेन टू कंप्लीट ऑक्टेट बाय गिविंग और टेकिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। जो एटम्स होते हैं, ओके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देते हैं या लेते हैं, इसी को कहा जाता है लेना देना करना, मतलब शेयरिंग करना। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद उनका केमिकल कॉम्बिनेशन या रिएक्शन होता है। और यही अभी हमारा इस वीडियो में टॉपिक है। जो मेन टॉपिक अभी हम इसमें आने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। सम ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी carried out fundamental experiment on chemical reactions। 18th और 19th centuries में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट किए थे। They proved from their experiment that during chemical reaction composition of matter change and that change remains permanent। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है, देखिए स्टूडेंट्स दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो जब फिजिकल रिएक्शन होता है ना, तो इनमें कुछ भी बदलाव नहीं होता, ओके इनकी सिर्फ स्टेट बदलती है, ओके पर जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो केमिकली इनमें परमानेंटली चेंज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज,
ओके मतलब जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स मतलब मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट बना है ये किससे बना है? छोटे 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 मैटर्स से मिलकर बना है। ये छोटे छोटे से मैटर्स जो है इसे पदार्थ से मिलकर बना है ये। ओके अब दूसरा एलिमेंट है, ओके दूसरा एलिमेंट है, ये एक और एलिमेंट है, ओके ये और एक एलिमेंट है, ये भी छोटे 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 ऐसे मैटर से मिलकर बना है। अब होगा क्या कि इसका हर एक मैटर इसके हर एक मैटर के साथ कंबाइन होगा। ओके इस एलिमेंट का हर एक मैटर इस एलिमेंट के हर एक मैटर के साथ कंबाइंड होगा, मतलब पूरे के पूरे मैटर्स में यहां पर चेंजेस होंगे और इसे कहा जाता है केमिकल चेंजेस, और इस तरह का चेंजेस परमानेंट होता है। ओके ऑन द कंट्ररी ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंज, और जब भी फिजिकल चेंज होता है तो सिर्फ स्टेट बदलती है। ओके उनकी स्थिति बदलती है। जैसे कि एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जैसे वाटर का। ओके आप वाटर को कूल कर दो तो वो आइस बन जाएगा। वाटर लिक्विड है, इसको कूल कर दो तो ये ठोस आइस बन जाएगा, और इसे गर्म कर दो तो ये क्या बन जाएगा भाई? गैस बन जाएगा। ओके ये वेपर बन जाएगा। तो यहां पर देखो हो क्या रहा है कि एक बार पानी जो है, पानी बर्फ बन गया। क्या बर्फ बनने के बाद ये वापस पानी नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। और एक बार पानी भाप बन गया मतलब वेपर बन गया, तो वेपर बनने के बाद वो वापस वाटर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। मतलब देखिए यहां पर वो वापस अपनी स्थिति में आ रहा है। इट्स कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। पर केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं, मतलब जिस स्थिति से वो मिले हैं आए हैं उस स्थिति में उस पोजीशन में वो वापस नहीं जाते। ओके नहीं जा सकते। आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंज फ्रॉम द फिनोमिनन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में आपको कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में समझना है। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखिए आप पूरी तरह से फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या है समझ जाएंगे। जैसे ट्रांसफॉर्म ऑफ आइस इनटू वाटर। अब देखिए बर्फ जो है, ट्रांसफॉर्म ऑफ आइस इनटू वाटर, बर्फ जो है पानी में बदल गया। अब पानी से वापस बर्फ भी तो बन सकता है। इट्स अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, जब आप खाना पकाते हैं तो पके हुए खाने को क्या आप वापस कच्चा कर सकते? बिल्कुल नहीं। वो एक बार पक गया तो उसे आप रॉ नहीं कर सकते, तो उसमें आ गया केमिकल चेंज। ओके राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब फल पकता है, जैसे मान लीजिए आपने पका हुआ आम पेड़ पे देखा कि भाई आम का कलर पीला हो गया है, अब उसे आप वापस हरा करके दिखा दीजिए, फिर से कच्चा करके दिखा दीजिए कि इट इज पॉसिबल? नो। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इट्स अ केमिकल चेंज। ओके देन मिल्क टर्न इनटू कर्ड, जैसे दूध का दही बनना। देखिए दूध में केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद ही वो कर्ड में बदलता है, दही में बदलता है। तो क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। सो कर्ड ये है केमिकल रिएक्शन। उसके बाद इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी की भाप बनना। ओके वेपर बनना, तो पानी वेपर में सॉरी वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाएगा, और वेपर को आप कूल कर दो वापस पानी बच जाएगा। तो इट्स जस्ट अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इनटू इन द स्टमक, तो जो क्या हम जो खाना खाते हैं वो वैसे ही रहता है पेट में, वैसे ही बाहर आता है? जी बिल्कुल नहीं, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ओके और ये है मतलब पेट में जब खाना जाता है तो वो डाइजेस्ट होता है, पचन होता है, और वो होता है केमिकल रिएक्शन। साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्था बॉल्स एक्सपोज इन एयर, आपने डाबर गोली तो आपके घर में रहती होंगी, जनरली हम उन्हें कपड़ों में रखते हैं जो कीड़े होते हैं उनसे बचाने के लिए। ओके जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेफ्थेलियन बॉल्स। तो नेफ्थेलियन मार मतलब डामर गोली होती है। तो क्या डाबर गोली मतलब इसका साइज, मान लीजिए आपने इतनी बड़ी नेफ्थेलियन बॉल अपने घर में रख दी, कुछ दिनों बाद आपने देखी इतनी हो गई, तो केमिकल रिएक्शन है? नो, इट्स जस्ट अ फिजिकल रिएक्शन, क्योंकि ये एयर में एक्सपोज होके उड़ती चली जाती है। स्टेनिंग ऑफ शाहबादी और कड़प्पा टाइल बाय लेमन जूस, तो कड़प्पा टाइल्स जो होती है या जो शाहबादी स्टोन्स होते हैं, अगर आप उसको लेमन जूस से साफ करेंगे तो लेमन जूस के साथ ये केमिकल रिएक्शन करता है। ओके क्योंकि लेमन जूस ये एसिड है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, आप किसी कांच को ऊपर से फेंको, क्या हो जाएगा? टुकड़े हो जाएंगे। अब टुकड़े हो गए तो अब बताइए वो फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज? बताइए, लिखिए कमेंट में। बस इट्स अ फिजिकल चेंज। अब भाई क्यों? अब देखो भाई कांच आपने ऊपर से नीचे फेंका, कांच के टुकड़े हो गए, पर अभी भी वो कांच ही तो है। ओके वो कांच से मिट्टी थोड़ी बन गई, पत्थर थोड़ी बन गया, रेत थोड़ी बन गया। ओके वो तो अभी भी कांच है, उसने कोई अपना दूसरा रूप थोड़ी लिया है। कांच के आप कितने भी टुकड़े कर लो वो कांच ही रहेगा। तो फिजिकल चेंज, इट्स जस्ट अ फिजिकल चेंज, उसमें और कोई बदलाव नहीं हुआ है।
आई होप दैट ये टेबल आपको क्लियर होगी होंगी। नाउ नोट, डू द फॉलोइंग एक्टिविटी इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ओके, कर लेंगे। देन एपरेटस, अब यहाँ पे देखिए कुछ हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से समझिए। इस एक्सपेरिमेंट से आपको बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली है। एपरेटस लगेगा हमें थर्मामीटर, एवापोरेटिंग डिश, ट्राइपॉड स्टैंड और उसके बाद फनल और बंसन बर्नर। स्टूडेंट्स देखिए इस तरह के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ये आपको टीचर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही करना है। ओके, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि भाई जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो होगा क्या। तो थर्मामीटर, एवापोरेटिंग डिश, ओके, थर्मामीटर जो होता है हमें टेम्परेचर काउंट करने के लिए। ओके, इवापोरेटिंग डिश जिसमें से किसी भी चीज को रख दो तो वो इवापोरेट हो सके, जो ऊपर से खुली हो। ओके, ट्राइपॉड स्टैंड, फनल और बंसन बर्नर। उसके बाद लगेगा केमिकल हमें लाइमस्टोन पाउडर, उसके बाद कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट, जिंक डस्ट, सोडियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पर पी है पर पी को नहीं पढ़ना। ओके, थैलिक एनहाइड्राइड एक्सेट्रा, इतने एलिमेंट्स हमें, सॉरी इतने केमिकल्स हमें यहाँ पर रखने वाले। प्रोसीजर क्या है, कैरी आउट द एक्टिविटी 1 to 5 एज अ गिवन बिलो एंड रीड द रिकॉर्ड एज टेम्परेचर इन द एक्टिविटी 2 to 4। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ये 5 एक्टिविटीज दे हैं, ये पूरी 5 एक्टिविटीज यहाँ पर करनी है और इन सबके रिकॉर्ड इस टेबल में लिखने हैं। तो आइए इन 5 एक्टिविटीज को करते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली एक्टिविटी है टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर इन इवापोरेटिंग डिश। यहाँ पे क्या करना है, स्पूनफुल मतलब 1 चम्मच लाइमस्टोन पाउडर लेना है। 1 चम्मच क्या करना है भाई, लाइमस्टोन पाउडर लेना है एक इवापोरेटिंग डिश में। जैसे मान लीजिए ये जो खुली डिश है ना, ये है इवापोरेटिंग डिश। ये आ गया भाई ट्राइपॉड स्टैंड। ओके, उसके बाद ये बंसन बर्नर जिसमें से यहाँ पर फ्लेम निकलेगी और उस पर हमने रख दिया ये खुली डिश, इवापोरेटिंग डिश, और इसमें हमने डाल दिया लाइमस्टोन पाउडर। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या कि जब हम इसे हीट करेंगे, ऑन हीटिंग लाइमस्टोन अ गैस इज इवॉल्व। जब इसे हम गर्म करेंगे तो इसमें से स्टूडेंट्स एक गैस बाहर आएगी। ओके, और वो जो गैस होगी वो होगी CO2 गैस। नोट डाउन कर लीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ये CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट आप इसे हीट करते हो, ओके, आप इसे हीट करते हो तो हीट करने पर होता क्या है, इसमें आ जाता है CaO। ओके ओके, यहां पर ये बच जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके साथ यहां से एक गैस इवॉल्व होती है। एक गैस यहां से बाहर निकलती है जो होती है CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब लाइमस्टोन पाउडर को जो चूने का पत्थर होता है या चूना होता है उसको जब आप गर्म करते हो, ओके, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाती है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये डिकम्पोज होता है, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए ये तो आपने सीख लिया कि भाई यहां पर हुआ क्या। अब सबसे पहली बात यहां पर होता क्या है, जब देखो अब इस एक्टिविटी में कलर कोई चेंज नहीं होता। ओके, गैस रिलीज होती है, यस, ओके, यहां से गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए इसमें टेम्परेचर तो बढ़ेगा क्योंकि इसमें हमने टेम्परेचर इसको गर्म किया है, तो भाई इसमें टेम्परेचर बढ़ा, यस, टेम्परेचर इसमें बढ़ गया। अब देखिए, अब यहां पर देखिए ये क्या हुआ, ये डिकम्पोज हुआ। ओके, ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, एक अलग सब्सटेंस था और एक अलग सब्सटेंस बन गया, तो ये हो गया केमिकल चेंज। ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स केमिकल चेंज। आइए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है ऐड जिंक डस्ट इनटू अ कॉपर सल्फेट। अब क्या करना है, कॉपर सल्फेट में जिंक डस्ट ऐड करना है। ऐड जिंक डस्ट इनटू कॉपर सल्फेट, ओके, जिसे हम कहते हैं CuSO4। तो कॉपर सल्फेट में अब देखिए यहां पर लिख ले हम CuSO4। ओके, अब कॉपर सल्फेट में हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट में जब आप जिंक मिलाएंगे, जिंक डस्ट मिलाएंगे, मतलब इसे कैसे मिलाना है, इसमें देखिए आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। ओके,
एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और यहाँ पर लेना है आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा जिंक मिला देना है। ओके, तो जब आप इसमें जिंक को मिलाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर इसे मिलाने से एक रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन बदल जाएगा जिंक सल्फेट में। ओके, और बच जाएगा कॉपर। तो होता क्या है, देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या करेगा, देखिए भाई सिंपल सी बात है। देखिए मान लीजिए एक 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 सर्कल है। ओके, ये एक सर्कल है। ओके, और यहां पर दो व्यक्ति है, एक कमजोर और एक ताकतवर। अब यहां पर भाई दोनों भूखे हैं और यहां पर एक ब्रेड फेंक दी गई है और कहा गया है कि कौन इसे पहले उठाता है। तो होगा क्या कि ताकतवर व्यक्ति यहां पर जाएगा और इस कमजोर व्यक्ति से छीनकर वो ब्रेड ले लेगा। ओके, भली कमजोर व्यक्ति पहले भी चला जाएगा तो भी ताकतवर व्यक्ति यहां पर जाएगा और इसे छीन लेगा। इट मींस इसका मतलब क्या है, देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और कॉपर की जगह इस कॉपर को हटा देता है और कॉपर की जगह खुद ले लेता है और कॉपर सल्फेट से ये बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पर अलग बच जाता है। अब ये कॉपर तो कोई गैस है नहीं, पर यहाँ पर हो गया केमिकल रिएक्शन क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया है। तो होगा क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा कि भाई यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर कलर में चेंजेस होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि कलर मतलब कैसे होगा, ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये हल्का सा फेड हो जाएगा। ओके, जैसा डार्क है तो फेड हो जाएगा, हल्का आ जाएगा, तो कलर इसमें चेंज हुआ। इसमें से गैस रिलीज नहीं हुई क्योंकि कॉपर कोई गैस है नहीं। उसके बाद टेम्परेचर तो में बदलाव होगा और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स केमिकल ही है। उसके बाद आते हैं थर्ड पर, ऐड पोटेशियम ब्रोमेट। ओके, पोटेशियम ब्रोमेट को क्या कहते हैं, K2CrO4। ओके, तो ऐड पोटेशियम क्रोमेट। ओके, ऐड पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन टू बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमें लेना है बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लेना है स्टूडेंट, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो ऐड पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन टू बेरियम, मतलब पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन बेरियम में ऐड, बेरियम सल्फेट में ऐड करना है। मतलब अब यहाँ पर ये जो ट्यूब रहेगी, इस ट्यूब के अंदर रहेगा बेरियम सल्फेट। क्या रहेगा इसके अंदर भाई, BaSO4, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें पोटेशियम क्रोमेट ऐड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसमें पोटेशियम क्रोमेट ऐड करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख ले BaSO4। ओके, प्लस यहां पर लिख ले क्रोमियम पोटेशियम क्रोमेट, तो यह आएगा K2CrO4। ओके, और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो यहां पर देखिए जैसे जिंक ने कॉपर को हटा दिया था, ओके, वैसे ही यहां पर क्या होगा, बेरियम पोटेशियम को हटा देगा। और जैसे बेरियम सल्फेट है और ये पोटेशियम क्रोमेट है, ओके, तो यहां पर देखिए ऊपर वाला जो रिएक्शन है इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और यहां पर होने वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए बेरियम की जगह क्रोमेट ले लेगा और क्रोमेट की जगह आ जाएगा बेरियम। तो यहां पर ये आ जाएगा बेरियम सल्फेट, और बेरियम क्रोमेट। तो ओके, तो सबसे पहले लिख ले BaCrO4। ओके, तो यहां पर ये क्रोमेट किसके साथ था, पोटेशियम के साथ। ओके, तो पोटेशियम हट गया और बेरियम आ गया और साथ में यहां पर आ जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ओके, जो आएगा K2SO4। तो जब ये रिएक्शन होगा, देखिए जब बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन में पोटेशियम क्रोमेट मिलाया जाता है तो पोटेशियम और बेरियम ये दोनों अपनी जगह आपस में बदल देते हैं। ओके, बेरियम आ जाता है क्रोमेट के साथ और पोटेशियम चला जाता है सल्फेट के साथ। तो बेरियम सल्फेट का हो जाता है बेरियम क्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट का हो जाता है पोटेशियम सल्फेट। ओके, अब बात करते हैं कि इनमें क्या हुआ है। अब ये एक तरह का स्टूडेंट्स यहाँ पर नया सब्सटेंस बना है, तो ये एक तरह का क्या है भाई ये एक तरह का केमिकल चेंजेस है और इसमें किस तरह का केमिकल चेंज हुआ है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बेरियम क्रोमेट जो होता है, ओके, बेरियम क्रोमेट जो होता है ये येलो कलर का होता है। तो जब ये रिएक्शन होगा, ओके, जब ये रिएक्शन होगा
बेरियम सल्फेट में पोटेशियम क्रोमेट यहाँ पर मिलेगा, तो बेरियम बेरियम क्रोमेट का येलो कलर का एक सब्सटेंस बाहर आ जाएगा जो एक प्रेसिपिटेट बनाएगा, मतलब यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा और वो कलर होगा येलो। तो यहाँ पर क्या कलर चेंज हुआ है? जी बिल्कुल यहाँ पर कलर चेंज हुआ है। क्या इसमें से कोई गैस निकली है? तो जी नहीं, इसमें से कोई गैस नहीं निकली, इसमें टेम्परेचर बिल्कुल राइज हुआ है और ये जो है ये केमिकल रिएक्शन ही है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पर, देखिए अब चौथा है ऐड सोडियम कार्बोनेट, ओके, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ओके, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट हमें यहां पर मिक्स करना है। तो यहां पर देखिए क्या होने वाला है, जब देखिए अब यहां पर जो है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड ये होते हैं व्हाइट कलर के, तो इसमें कलर चेंज होगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाले स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले इसका रिएक्शन लिख ले कि होगा क्या। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले कैल्शियम क्लोराइड, ओके, CaCl2, और इसमें क्या ऐड करने वाले हैं? सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, ओके, और इसमें जब रिएक्शन होगा तो इससे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, जो है CaCO3, ओके, यहां पे आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और यहां से और एक चीज आ जाएगी जो हो जाएगी सोडियम क्लोराइड जो हो गई 2NaCl, ओके। तो यहां पर देखिए इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इस कार्बोनेट के साथ कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम, देखिए, ओके, कैल्शियम किसके साथ आ गया? इस कार्बोनेट के साथ, ओके, कैल्शियम और कार्बोनेट मिल जाएंगे और कैल्शियम में कार्बोनेट बन जाएगा और उसके बाद Na2, ओके, और ये क्लोराइड और Na2 ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ओके, ये सोडियम और ये क्लोराइड, तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा भाई सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये रिएक्शन होने वाला है स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए तो दोनों के दोनों व्हाइट होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी व्हाइट ही होता है, तो इसमें से व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाले, मतलब यस इसमें कलर चेंज होगा, ओके, और उसके बाद गैस इसमें से रिलीज नहीं होने वाली है स्टूडेंट्स, और इसके बाद टेम्परेचर तो बढ़ने वाला है और ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ एक्टिविटी पर, टेक थैलिक एनहाइड्रेट इन इवापोरेटिंग डिश। इवापोरेटिंग डिश में अब थैलिक एनहाइड्रेट लेना है, ये एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है जो कीटनाशक जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनमें बनाने में यूज होता है। ऑल्सो द एंड ऑफ स्टीम ऑफ funnel with a cotton plug, keep this funnel inverted on evaporating dish, heat the evaporating dish on tripod, stand slowly on low flame, and what do you observe in during heating। देखिए होने वाला क्या है, यहाँ पर हमें लेना है, देखिए इसको मैं थोड़ा डायग्राम बना दूं, एक रहेगा ये ट्राइपॉड स्टैंड, ओके, इस ट्राइपॉड स्टैंड में एक डिश लेना है, ओके, ये डिश ले लिए और यहाँ पर थैलिक एनहाइड्रेट रखना है। उसके बाद आपको फनल पता है कैसा होता है? ऐसा होता है फनल, ऐसा कांच का एक फनल होता है, ऐसा ऐसा, जैसे हम जिसे हिंदी में चाड़ी कहते हैं ना, चाड़ी, ओके, जिसमें से मिट्टी का तेल वगैरह ऐसे लिया जाता है, पेट्रोल वगैरह लिया जाता है, वैसे ये ग्लास की होती है। इसे क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे ढक देना है, ओके, इसके ऊपर ढक देना है, ओके, और यहाँ पे आप कॉटन रख दीजिए और यहाँ से आपको फ्लेम देना है। तो जब आप गर्म करोगे तो ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है ये गर्म होके यहाँ पर उड़ जाएगा, ओके, उड़ जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ से गायब होने के बाद आप इसे थोड़ी देर ठंडा होने दे, कूलिंग करने दे। जब ये फनल ठंडा हो जाएगा आप देखोगे कि इसके ग्लास में आसपास में व्हाइट कलर का सब्सटेंस जमा हो गया है जो थैलिक एनहाइड्राइड ही है, उसे वापस आप कलेक्ट कर सकते हैं और फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। इज अ सब्लिमेशन रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस, ओके।
इसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन रिएक्शन कह सकते हैं या फिजिकल चेंजेस। इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, इसमें कोई गैस रिलीज नहीं होती, इसमें कोई टेम्परेचर नहीं गेन करता। देखिए टेम्परेचर, अब बोलोगे सर इसे गर्म करेंगे तो टेम्परेचर गेन करेगा। एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर लिया गया, रिएक्शन करने के लिए टेम्परेचर लिया गया, उसे कहा जाता है टेम्परेचर गेन। भाई सिंपल सी बात है, आपने तेल मिला दिया, आपने सब्जी मतलब प्याज, तेल डाल दिया, प्याज डाल दिया, ओके, और उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया, तो क्या रिएक्शन हुआ? बिल्कुल नहीं। क्यों? रिएक्ट होने के लिए उसे हीट देनी पड़ेगी और वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो हीट का यूज करेगा। ये हीट का कोई यूज ही नहीं कर रहे भाई, इसलिए यहां पर टेम्परेचर वहां पर नहीं होगा, टेम्परेचर प्रेजेंट नहीं होगा, और ये होगा भाई सब्लिमेशन रिएक्शन या फिर फिजिकल चेंज आप इसे कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, observe and keep a record of the physical and chemical change that you experience in your daily life। आप जो डेली लाइफ में फिजिकल और केमिकल चेंज एक्सपीरियंस करते हो उसका एक रिकॉर्ड, जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी को जला दिया, तो लकड़ी जलने के बाद वैसी रहती क्या? नहीं, वो तो राख बन जाती है, उसका वजन भी हल्का हो जाता है। इट मींस इट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हम हमारे आसपास देखते हैं। अब फिजिकल चेंज टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन अ पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। देखिए जब फिजिकल चेंज होते हैं तो फिजिकल चेंज होगा तो पैरामीटर जैसे टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है या उसके दबाव में, प्रेशर में बदलाव हो सकता है। आफ्टर अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो होता है रिवर्सिबल भी होता है। जैसे रिवर्सिबल चेंज, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर टर्न इनटू आइस, आइस कन्वर्ट इनटू अगेन वाटर, वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, वेपर कंडेंस एंड देन अगेन कन्वर्ट इनटू वाटर। Okay, so it's called the reversible change. The composition of matter remains the same in a physical change। तो जो जब फिजिकल चेंज होते हैं तो जो मैटर्स के जो कंपोजिशन है, मतलब मैटर जिस तरह से बना हुआ, जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए तो वो उसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं। क्योंकि जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो इनमें जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं ना, ये मैटर्स आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो नई चीज बनाते हैं। पर यहाँ पर नया कुछ नहीं बनने वाला है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये मैटर वैसे ही है, इनके मैटर वैसे ही रहेंगे, आपस में मैटर रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो भी नया कैसे बनेगा? तो ऐसे को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आइस ट्रांसमिटेड इनटू वाटर ऑन हीटिंग एंड वाटर इज ट्रांसमिटेड इनटू आइस ऑन कूलिंग। तो देखिए वाटर को हीट करके, आइस को हीट करके आप वाटर बना सकते हैं और वाटर को कूल करके आप वापस आइस बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसकी एक स्टेट बदल रही है, उसके मैटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए अगर पानी को गर्म करके उसके मैटर बदल जाते, ओके, और वो वेपर बन जाता, तो भाई वो वेपर कभी कंडेंस होती ही नहीं। यही तो एक बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस देन इट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज। तो जब मैटर्स के कंपोजिशंस, ओके, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मैटर्स के कंपोजिशंस जो होते हैं वही बदल जाते हैं, मैटर्स ही बदल जाते हैं, मैटर्स में ही बदलाव हो जाता है, तब उसे केमिकल चेंजेस कहते हैं, क्योंकि वो चेंजेस परमानेंट होता है। व्हेन वी कॉल अ particular process of phenomenon as a chemical change, some chemical reactions are taking place into concerned matter। और ये जो केमिकल्स जो होते हैं ये मैटर्स के अंदर होते हैं। जैसे ये एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर जो मैटर्स होते हैं, इन मैटर्स के अंदर कॉम्बिनेशन होता है और उससे ही रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन परमानेंट रिएक्शन कहलाता है स्टूडेंट्स। नाउ अब यहां पर देखिए एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ, जैसे HCl ले लिया हमने, HCl पता है ना आपको HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसके बाद ले लेते हैं भाई NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इन दोनों में जब रिएक्शन होगा, इन दोनों में रिएक्शन होगा तो होगा क्या? इसमें आ जाएगा ये NaCl, ओके, सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस यहाँ पर H2O, ये वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बन गया ना। तो ये देखो, ये जो एसिड था ये था एसिड और ये था पूरा का पूरा बेस। इन दोनों में यहाँ पर मिक्स कर दिए, इन दोनों को मिला दिए, तो सोडियम क्लोराइड एक नया सब्सटेंस बन गया। ओके, क्यों? क्योंकि इनके जो मैटर्स है ना स्टूडेंट्स, इनके मैटर्स के अंदर रिएक्शन हुआ है, इनके मैटर्स बदल गए हैं, इनके मैटर्स में जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो चेंज हो गया है और इसलिए नया सब्सटेंस बन गया, जिसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो
बॉन्ड ब्रेकिंग। तो जब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोराइड से क्लोरीन निकल गया, हाइड्रोक्लोराइड से क्लोरीन निकल गया, देखिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम निकल गया, और इन दोनों से मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गया। इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन इन अ प्रोसेस विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब इसने अपने बॉन्ड को ब्रेक किए, और एक यहां से बॉन्ड ब्रेक हुए, HCl के बॉन्ड ब्रेक हुए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड यहां पर ब्रेक हुए, और सोडियम क्लोराइड ये एक नया सब्सटेंस बन गया जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड। देखिए ये नया बॉन्ड बन गया, नया सब्सटेंस बन गया। द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। मतलब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए स्टूडेंट, ये है रिएक्शन, ये है भाई आपका राइट हैंड साइड, और ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है, जो पार्ट लेते, जो हिस्सा लेते हैं, जो जैसे जो गेम्स में, ओके, स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसे स्पोर्ट्समैन कहते हैं। ओके, गेम्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्समैन कहते हैं, एथलीट्स कहते हैं। वैसे यहां पर ये पार्टिसिपेट कर रही है, पार्टिसिपेट कर रहे, तो इन्हें कहा जाएगा रिएक्टेंट। इन्हें क्या कहा जाएगा, रिएक्टेंट। और इनसे जो बनेगा, जैसे फैक्ट्री में जब कोई नई चीज बनती है तो बनने के बाद उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। ये होगा प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट, और ये कहलाएगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, where the substance form as a result chemical reaction by formation of new bond are called product. For example, formation of carbon dioxide gas by submissions of coal in air in a chemical reaction. In this reaction, coal या फिर कार्बन जिसे कहते हैं and oxygen from air are react while carbon dioxide is product. ओके, देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये वुड को हम, लकड़ियां को हम यहाँ पर जला रहे, जलने से क्या हो रही है भाई, आग निकल रही है। इस आग को जलने के लिए मदद कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। ओके, और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से ये जो कोयला है, ओके, ये जो आग है, ये जो लकड़ी में जो कोयला है, ये कोयला और ये ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो ये जलेगा। ये क्या होगा, ये जलेगा, और इससे क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट्स अ परमानेंट चेंज। ओके, ये होगा उसका प्रोडक्ट। अ केमिकल रिएक्शंस इज रिप्रेजेंट बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसे केमिकल इक्वेशन के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, केमिकल इक्वेशन के थ्रू शो किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो है HCl, NaOH, ये सब केमिकल रिएक्शन है। ये जो जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये भाई कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर ये सब क्या है, ये एक तरह का केमिकल इक्वेशन है। और इस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना, कैसे इसके बारे में, इसे कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट, how to represent, okay, how to write a chemical reaction, we will study about it in the next part of the video. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप दैट ये वीडियो आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, ओके, थोड़ा डिटेल में हम गए हैं, पर आई होप दैट कि भाई अगर आपको बोर लगा होगा तो सॉरी, ओके, पर आई होप दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहा होगा। ओके, बुक से ही हमने पढ़ाया, पर आई होप दैट आपको ये वीडियो क्लियर हो चुका होगा। आपको पूरा का पूरा पोर्शन अब तक के जो हमने पढ़ा ये क्लियर हो चुका होगा। जो राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस है, कैसे केमिकल इक्वेशंस लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय स्टूडेंट्स।